उसकी अपेक्षा में जो महिला संख्या है वो दूने से भी अधिक दिखाई दे रही है। और जो प्यारे बच्चे 12 बजे से आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बन करके इसको बहुत विशाल बनाने के प्रयास में हैं, उन सारे प्यारे बच्चों का और जो यहाँ पे उपस्थित गार्जियन है, जो जिम्मेदार है, जो समझते हैं कि मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो माताएं हैं ढेर सारी जो ये जानती हैं कि मुझे अपने बच्चे की शिक्षा में कितनी बड़ी भूमिका निभानी है। आप सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से, इस पावन प्रांगण के इस ऐतिहासिक मंच महामंदिर के मंच से मैं बहुत आभार और बहुत सारा प्यार और जो है आप सबसे आशीर्वाद की जो है आग्रह करता हूं। बहुत ही सोचनीय विषय है। अगर आप थोड़ा से जो है ध्यान देंगे, 2 4 5 देंगे तो वास्तव में आपको मैं जो सच्चाई है समाज की उससे जोड़ने की कोशिश करूंगा, उससे रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा। अभी इशार अहमद जी एक बहुत ही प्यारी बात प्रताड़ना की बात कर रहे थे कि जब तक जिस बच्चे को प्रताड़ना नहीं मिलेगी, जिस बच्चे को जो है हम डांट नहीं सकते। विद्यालय 2016 से जो नींव रखी गई थी, जो मुझे डेट याद है 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन से जब ये विद्यालय स्टार्ट हुआ, तब से 11 वर्ष बीत गए और उन 11 वर्षों में इतने सारे लोग जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती है, इतने सारे लोग जो है हम लोगों से जुड़ करके, विद्यालय परिवार से जुड़ करके बेहतर अपने बच्चे को देने का प्रयास किया है। और सदैव विद्यालय जो परिवार है उसकी सबसे बड़ी जो भूमिका रही है, जो सबसे पहला दायित्व रहा है कि हम सारे लोग भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम सीबीएसई को जरूर पढ़ाते हैं बच्चे को, हम इंग्लिश मीडियम की बात जरूर से करते हैं बच्चे के लिए, लेकिन हम भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखना है। आप सबको उंगलियां कम पड़ जाएंगी गिनते वक्त। हम लोगों के ऊपर मुगलों का, उसके बाद अंग्रेजों का इतने सारे आक्रमण भारत के ऊपर हुए, सब कुछ बदल गया, लेकिन किसी भी आक्रमणकारी ने, जिसने भी राज किया भारत के ऊपर, किसी ने भारत की संस्कृति को नहीं बदल पाया। जो सम्राट अशोक था वो जब राज किया कहीं, तो उसने क्या कहा लास्ट में कि सब कुछ संभव है लेकिन भारतीयों की संस्कृति को बदलना संभव नहीं है। आज इस इंग्लिश मीडियम के दौर में, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के दौर में हम शिक्षा तो जरूर देते हैं बच्चे को इंग्लिश मीडियम से, हम सीबीएसई बोर्ड से जरूर बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस बच्चे के आचरण पे होता है, उसके संस्कार पे होता है। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख करके हम लोग शिक्षा दीक्षा देते हैं। इस प्रकार से हम लोग ध्यान देते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, किसी प्रकार से किसी क्षेत्र में बच्चा हमारा पीछे ना हो, चाहे वो खेल का जो है क्षेत्र हो, चाहे रंगोली हो, चाहे जो है सुलेख प्रतियोगिता हो, चाहे बस्ता प्रतियोगिता हो, अधिक दिन जाने की प्रतियोगिता हो, गमला प्रतियोगिता हो। हमारा बच्चा जो है, और कहीं का बच्चा आपको गमला की या पौधे की केयर करते मिले ना मिले, लेकिन हमारे स्कूल में पढ़ने वाला एक एक बच्चा पौधों की कीमत समझता है। हम प्रकृति की रक्षा करना जानते हैं और वही अपने बच्चे को हम देना चाहते हैं कि बच्चा जाने कि इस जो है पर्यावरण की रक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम भारतीय संस्कृति को जोड़ करके जो नई शिक्षा व्यवस्था है सीबीएसई बोर्ड, उसको लेकर के चलने का प्रयास में है। और एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, सामने जैसे भैया बैठे हैं, मेरे आदरणीय गुरुजी हैं,
उनको देख करके ही मुझे वो घटना याद आ गई। मैं सुनाता हूँ आपको, बहुत कम समय लूंगा आप सबका जो है बड़ी तन्मयता के साथ, बड़े जो है क्या बोलते हैं कि बिल्कुल आसन लेकर के बैठे हैं कि हम लोग को बिना कार्यक्रम सुने, बिना भंडारे में जो है सम्मिलित हुए बिना जो है हम लोग घर नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार जो है इंटर पास किया था, रेस कोर्स दिल्ली, मेरा एयरफोर्स का पेपर था। पेपर देने के बाद भैया का फोन आया, योगी जी का फोन आया कि विपिन कहाँ पूछे। मैं कहा भैया पेपर देके निकल गया हूँ। कह रहे आ जाओ, मैं पानीपत, भैया पानीपत रहते हैं, कहे आ जाओ तुमको जो है पानीपत डीपीएस दिखाते हैं। मेरी इच्छा नहीं थी, भैया ने जब आदेश किया तो मुझे जाना पड़ा। जब मैं वहां पहुंचता हूँ पानीपत, वहां पे बहुत बड़ी रिफाइनरी है जहां पे रोड, जो मेन रोड था जो दिल्ली और जो है पानीपत का हाईवे था, वहां से करीब 5 किलोमीटर अंदर भैया रहते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो भैया के स्कूल का टाइम था और आप मुझे लेने नहीं आ सकते थे, तो एक बच्ची को भेजा मुझे लेने के लिए। और वो बच्ची मुझे लगता है 7 या 8 साल की बच्ची रही होगी, उसका नाम तो मैं भूल गया हूं, कोई प्रजापति लड़की थी। और जब मैं पहुंचा, गांव से पढ़ने वाला लड़का, जब मैं वहां पहुंचा तो देखा जो है वो खोज रही थी मुझको। मैं कई बार मुझे फोन की, मैंने उठाया, मैं कहा हाँ बाबू मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, रोडवेज पे खड़ा हूँ। जब वो जो है मुझसे मिली तो कही भैया मैं ही आपको लेने आई हूँ, चलिए मेरे साथ। मैं उसके साथ आने लगा। बस थी रिफाइनरी की, जो सरकारी बस चलती है रिफाइनरी के लिए, केवल वहां की रिफाइनरी के लोग जाते हैं। जब मैं उसमें बैठ गया तो हम दोनों एक साथ बैठे सीट पे, तो काफी ढेर सारी ली थी जो है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बात का आपके बच्चे से बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ा जो है आपका मतलब है बच्चे का। जब वो टॉफी दिखाई, मुझसे कही भैया आप टॉफी खाएंगे, तो मैं गांव से पढ़ने वाला बच्चा, इतना जो है मुझे शर्म आई, मैंने कहा मैं हाँ भी नहीं बोल पाया, मैंने मुड़ी हिलाई। वो कही भैया आप बोलते नहीं है। मैं कहा उसके बाद टॉफी खाएंगे। मैं कहा मतलब मुझे इतना जिससे मतलब अजीब लग रहा था कि वो बच्ची जो है शहर में रहने वाली, बड़े स्कूल डीपीएस में पढ़ने वाली, डीपीएस बहुत बड़ी संस्था पूरे भारत की, डीपीएस में पढ़ने वाली बच्ची, और मैं गांव में पढ़ा हुआ लड़का, मुझे अजीब सा फील हुआ। मैं कहा नहीं। फिर उसने कहा भैया आप क्या करते हैं। मैं कहा भैया आप क्या करते, कहां तक पढ़े हैं। मतलब कि मेरा एक भी वर्ड उसके सामने नहीं निकल पाया। 2012 की बात मैं बता रहा हूं। मैं घर आया, जब वो उसको छोड़ के गई तो भैया से कह रही भैया किसको लेने के लिए भेज दिए, मेरे सामने भैया किसको लेने के लिए भेज दिए थे, बड़े बोरिंग आदमी हैं भैया, बहुत बोरिंग, ऐसे लोगों को लेने के लिए मुझे मत भेजा करिए। सच्ची घटना बता रहा हूं। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं भैया से मिला, भैया कहे कि क्या हुआ। मैं कहा भैया वो लड़की आई, मैं मुझे समझ में नहीं आया, कुछ भी बोल रही थी, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। फिर मुझे लगता है कि मैं एक दिन वहां रुका, भैया के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उसके बाद मैं घर चला आया। फिर लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैं 1 साल लखनऊ जब पढ़ लिया, लखनऊ में इंजीनियरिंग जब मैं मैकेनिकल से कर लिया, 1 साल की पढ़ाई जब पूरी हुई, मुझे फिर एक बार दिल्ली जाने का मौका मिला। जब मैं दिल्ली गया तो जब मैं दिल्ली दोबारा पहुंचा तो मैं भैया को फोन किया, राजेश्वर भैया को मैं फोन किया। मैं कहा भैया मुझे आपके पास आना है। भैया कहे ठीक है कोई बात नहीं, आप आ जाओ। और जो है भैया से कहा कि मुझे आना है, तो भैया ने कहा आ जाओ। जब मैं पहुंचा, मैं कहा भैया जिस बच्ची को भेजे थे लेने के लिए उसी को भेजिएगा। भैया कहे मैं बात करता हूं, देखो वो कहां पे है। जब मैं गया तो लड़की मुझसे कहीं शायद स्कूल या जहां भी गई थी, वो लेने नहीं आई। फिर मैं भैया के जब पास पहुंचा तो इनसे कहा कि भैया उसके घर चलते हैं। भैया उस बार उसने ऐसा बोला था, मुझे भूलता नहीं है, मुझसे मिलवाइए। जब हम उसके घर गए, वो बच्ची मिली तो मुझसे जब आई तो मैं नमस्ते बोला उसको। जब जो है
तो उसने कहा कि भैया आप क्या पिएंगे। उसने उंगली पे ढेर सारे जूस के नाम गिनवाए। आप टमाटो सूप पिएंगे, आप केला का सूप पिएंगे, वो क्या बोलते हैं एप्पल सूप पिएंगे, ढेर सारे नाम। मैंने जो पीना था बताया उसको। उसके बाद जो है उसकी मम्मी, उन्होंने हम लोग का खाना भी वही रखा। जब जो है थोड़ा से समय मिला तो मैंने उसको बुलवाया, मैं बैठाया उसको। मैं कहा बेटा आप किस क्लास में पढ़ती हो। बेटा नहीं, छोटी बहन किस क्लास में पढ़ती हो। उसने बताया मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, 8th में पढ़ती हूँ। मैंने कहा मैथ की बुक लेकर के आ जाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उसने अपनी मैथ की बुक लाई, मैंने उससे एक एक करके सवाल पूछना शुरू किया। मेरी मैथ बहुत अच्छी थी। मैंने जब उससे पूछना शुरू किया तो कहे भैया मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मुझको अंग्रेजी बड़ा अच्छा आता है। मैंने जब उसने अंग्रेजी की बुक मंगाई तो उसने कहा भैया मेरी अंग्रेजी नहीं, मेरी साइंस बहुत अच्छी है। मैंने साइंस की बुक मंगवाई, उसने कहा साइंस नहीं, मेरी ये ईवीएस की बुक बड़ी अच्छी है। रियल घटना बता रहा हूं, सच्ची घटना। तब जाकर के मुझको उस समय महसूस हुआ कि जिस बच्ची को मैं जान रहा था कि ये बड़े स्कूल में पढ़ती है, बार बार मुझसे कह रही एक्चुअली में भैया, एक्चुअली में भैया, एक्चुअली में भैया, उस बच्ची के रियल में जो ज्ञान है वो बहुत छोटे हैं। एक्टिविटी उसकी अच्छी है, बोलचाल भाषा उसकी अच्छी है, लेकिन रियल में जो उसका ज्ञान है वो बहुत छोटा है। उसको मैंने जब मैथ के जो है समीकरण बताना शुरू किया, त्रिकोणमिति बताना शुरू किया, उसको अजीब सा लगा। मतलब बोली वाह भैया, मतलब कि आप इतना अच्छा मुझे समझा दिए। उस समय मुझको जो है तनिक भी इस बात का जो है मलाल नहीं था कि मैं गांव से पढ़ा हूं, मैं छोटे स्कूल में पढ़ा हूं। उस समय मुझको ये मालूम था कि ये बच्ची मुझसे बढ़िया एक्चुअली में बोल सकती है, मुझसे बढ़िया एक्सक्यूज मी बोल सकती है, मुझसे बढ़िया जो है ये कुछ भी कर सकती है एक्टिविटी, लेकिन मुझसे बढ़िया इसका नॉलेज नहीं है। और उस बार जब हम 2 दिन वहां रहे, दोनों दिन हम लोगों ने साथ में जो है उसके पापा मम्मी भैया हम लोग साथ में घूमे, और मैं उसको भोजपुरी सिखा के आया था। मैं उसको भोजपुरी में बोलता था कि रउरा का करजबानी। मतलब मुझको ये महसूस हो गया कि मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है, इसका केवल जो है नॉलेज अच्छा नहीं है। फिर मुझको जो विश्वास आया, फिर मैंने उसकी जो बात की, उसके बाद आज तक उस बच्ची का फोन आता है। मेरा इस मंच से इस बात को बताने का मतलब सिर्फ इतना है, मेरे गार्जियन बंधुओं, मेरे अभिभावकों, मेरी प्यारी माताओं, कभी भी कहीं भी अपने बच्चे को जब पढ़ाने की बात आती है, आप किसी बड़ी बिल्डिंग को देख करके चुनाव अच्छे विद्यालय का मत करिए। किसी विद्यालय की बड़ी बस देख करके आप उस विद्यालय का चुनाव मत करिए। हमेशा आप मैनेजमेंट को देखिए, जो मैनेज करने वाला व्यक्ति है, जो विद्यालय को मैनेज करता है सारी व्यवस्थाएं, वो व्यक्ति कैसा है, कौन है, कितना जिम्मेदार पर्सन है, उसको देख करके जब आप विद्यालय का चुनाव करेंगे, वहां के अध्यापकों को देख करके जब विद्यालय का चुनाव करेंगे, तो आपको बच्चे को बेहतर शिक्षा, बेहतर संस्कार, बेहतर जो है उसको संस्कृति भारत की होता है, वो कभी भी आपके बच्चे को अच्छा नहीं बना सकता है। वहां के जो संस्कार हैं, वहां के जो अध्यापक हैं, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, वही उस बच्चे को जो है बेहतर दे सकती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को सरकारी जॉब में नौकरी दी है, बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के, बिना जो है कहीं उसको एक्स्ट्रा क्लास दिए हुए। हम लोगों ने एक बच्चे को गुजरात में नौकरी दिलवाई है, एक बच्चे यहीं पे उपस्थित है, बैंक में नौकरी कर रही है, एक बच्चा अभी जल्दी चकमजनू का जो है इंडियन जो है बच्चा, जिससे मेरी बहुत उम्मीद है, यहाँ उपस्थित है प्रांजल मौर्य, वो बहुत बड़ा करने वाला है, मेरी उम्मीद उसके साथ है। और अभी जो मंच पे एक बच्चा
स्पीच देने आया, भावुक होकर के अपनी बात रोक दिया। वो इतना होनहार बच्चा, उसके गार्जियन भी यहाँ उपस्थित है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो समय होगा वो माँ वैष्णो परिवार का होगा। हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, हम अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। और निश्चित रूप से जो आने वाला समय है, उस समय में हम अपनी महक से, अपने खुशबू से, अपने बच्चों की सफलता से इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे जो है जिले को बहकाने की कोशिश करेंगे। प्रतिवर्ष जो बोर्ड का एग्जाम होता है, उस एग्जाम में प्रतिवर्ष हम लोग ऐसा रिजल्ट ला के देते हैं कि साथ जो भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उनको इस बात को जो है हजम नहीं होती कि बच्चा जो है इतना कैसे हो गया। अभी जो बच्चों को यहाँ से बच्चियों को सम्मानित किया गया था, आप विश्वास नहीं करेंगे, 91.8% ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ के बच्ची ला सकती है बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के। तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। उसके बाद 90, 89, 88 कुल 21 बच्चे लाइन से, पिछला जो 2026 का रिजल्ट रहा मेरा, लाइन से 21 बच्चे 90 प्लस गए थे। 36 बच्चों की क्लास में 21 बच्चे 90 प्लस का रिजल्ट ला करके दिए थे। उसमें इस विद्यालय के अध्यापकों का और जो है मैनेजमेंट की जो भूमिका हो सकती है, उसको निभाने की प्रयास में वो बच्चों ने हम लोगों को प्रमाणित किया। आशीर्वाद, प्यार, सहयोग। हम जो है लास्ट में आप सबसे बस एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। हम लोग मेरे बड़े आदरणीय, सबसे बड़े सहयोगी मेरे और आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर AP यादव जी, आप उपस्थित हैं। इस मंच के माध्यम से सादर अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए मैं इस विद्यालय प्रांगण में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभिभावक बंधुओं, जो मेरी पीड़ा है कि हम लोगों को बच्चों को जो है डांटना, बोलना बंद कर दिया गया है। अगर जो है एक जो इजहार अहमद जी जो स्पीच दे रहे थे, आप सुन रहे थे कि जिस दिन जो है जिस बच्चे को डांटना, बोलना और जो है छड़ी से थोड़ा से मारना छोड़ दिया जाएगा, वो बच्चा कभी अच्छा नहीं कर सकता है। छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन आती है। हम लोग जब जो है विद्यालय से पढ़ करके बच्चों को पढ़ा करके छोड़ देते हैं, बच्चा घर पहुंचने में मुझे लगता है 2-4 मिनट भी नहीं होता है। उसके बाद उनकी मम्मी जो फोन लेकर के बैठी रहती हैं कि विपिन सर के मोबाइल पे या और कोई भी टीचर के मोबाइल पे फोन ही करना है। क्यों करना है ये मुझे नहीं पता है। और फोन करके उनकी भावना, उनकी भाषा इतनी भयंकर होती है कि अगर हम अपने आप को न रोके तो हम दोनों में झगड़ा हो जाए। इस मंच के माध्यम से आज मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब अगर आप अपने बच्चे को मेरे पास भेजी हैं, एक सहयोग के भावने से आप जो है जब मेरे साथ जुड़ेंगी, आपका बच्चे का बेहतर होगा। अगर हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं है, अगर हम बच्चे को अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है हमसे त्रुटि हो सकती है, हो सकता है कोई हमसे जो है भूल हो सकती है, उस भूल को आप हमको गाइड कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे के साथ कोई अनहोनी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ होती है, तो कृपा करके आप सारे लोग 10, 20, आधे घंटे, 1 घंटे वेट किया करिए स्कूल छुट्टी के बाद, ताकि टीचर भी जलपान कर ले, खाना खा ले, रेस्ट ले ले, उसके बाद आपसे बात कर सके। जैसे ही बच्चा घर पहुंचता है, मुझे लगता है डेली ऐसा होता होगा कि जो इतने स्टाफ हैं 100-200 फोन तो आता ही होगा। किसी का बैग छूट गया है, किसी की टिफिन छूट गई है, किसी बच्चे ने मार दिया है, किसी बच्चे को मैडम ने डांट दिया है, किसी को जो है होमवर्क नहीं मिल पाया है, तमाम चीजें इसको एक शिक्षक झेलता है। मेरे अध्यापक जो मेरे साथ लगे हैं कंधा से कंधा मिला करके, वो जब रात में कभी मुझसे कभी सुकून से बात होती है, वो ये कहते हैं कि सर हम तो 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे ड्यूटी के लिए आपके साथ आए, लेकिन हम लोगों को ड्यूटी 24 घंटे में जो है 7-8 घंटे सोते समय बंद होती। सुबह 6 बजे से फोन स्टार्ट होता, रात के 9-10 बजे तक फोन चलता रहता है। माताएं जो है उनके गार्जियन लगातार फोन करते रहते हैं। तो आप थोड़ा से समझदारी, इस मंच के माध्यम से निवेदन आप सबसे थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, प्रयास करें, प्रयास सारे लोग करें
कि हम लोग जो है सहयोग की भावना से काम करें। अगर आप सहयोग की भावना से काम करेंगे, निश्चित रूप से हम आपके बच्चे को आगे लेके जाएंगे, बेहतर आपको देंगे और निश्चित रूप से आपका बच्चा भी बेहतर और अच्छा बनेगा। मेरी सबसे बड़ी जो पीड़ा थी, मेरे अभिभावकों की जो मेरे स्टाफ के लोगों की जो पीड़ा थी, आप सहयोग नहीं करते हैं। आप ये उपेक्षा करते हैं कि हम आपके बच्चे को अगर शिक्षा देते हैं, हम आपके बच्चे को जो फीस लेते हैं, तो हम 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध हैं। हम 24 घंटा, हमारी कोई जिंदगी नहीं है, हमारी कोई लाइफ नहीं, हम 24 घंटा आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके फोन का जवाब देंगे। अगर फोन नहीं उठा 2 बार बजने पे, तो उसको भी सुनना पड़ता है कि सर जी आप फोन नहीं उठा रहे, मेरा जो है ये भी सुनने को मिलता है। तो सबसे जो पहला आपसे निवेदन है, अगर आवश्यकता न हो तो किसी स्टाफ के लोगों को आप अन्यथा फोन ना करें। जो व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप में जो नंबर आपको दिए गए हैं, उन्हीं नंबरों पे अपनी समस्या को आप बोल करके, लिख करके आप भेज दें। आपकी जो भी समस्या होगी, स्टाफ लग करके उसका समाधान अवश्य करवाएगा। जो दूसरी समस्या मेरे यहाँ विद्यालय चलाने में, 11वां वर्ष मेरा पूरा हो चुका है, 12वां वर्ष शुरू हो रहा है। जो दूसरी मेरी पीड़ा है, मेरे अध्यापक बंधुओं की पीड़ा है, वो ये है कि कुछ अभिभावक बंधु ऐसे भी हैं जो पूरे वर्ष तक जो है अपना शुल्क जमा नहीं कर पाते हैं। एक छोटी सी संस्था, 25-26 का स्टाफ, ड्राइवर, गाड़ी, उसके तेल, उसके डीजल, सबके टाइम पे पेमेंट, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनका एडवांस पूरे साल का एक साथ जमा हो जाता है। कुछ अभिभावक मेरे इतने अच्छे हैं जिनका महीना पूरा होने से पहले ही फीस उनकी आगे जमा हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की संख्या ऐसी भी है जिनका 2-2, 3-3, 4-4 महीने, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका साल तक पूरा बकाया रहता है। उन सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, अगर आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको अच्छा दूं, मैं आपको बेहतर दूं, तो आपसे भी मेरा निवेदन है, मैं भी आपसे जो है अपेक्षा करता हूं कि आप टाइम से कम अपने शुल्क को जमा कराएंगे, ताकि जो 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करते हैं मेरे यहाँ, मैं जब उनको टाइम से पेमेंट करूंगा, टाइम से उनको जो है फीस जमा कर दूंगा, उनको पेमेंट कर दूंगा, तो वो अध्यापक जो है पूरे जोश, लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे और आपके बच्चे का बेहतर होगा। इस मंच के माध्यम से मेरा एक निवेदन था। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगे, मेरी पीड़ा को समझेंगे, और जिस प्रकार से आप सभी लोगों का सहयोग, प्यार और जो है बिल्कुल समर्पण जो होता है मेरे लिए, एक बच्चे की बात ही, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, जिम्मेदारी ने मुझे बड़ा बना दिया है, लेकिन जो प्यार, जो सहयोग और आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया है, प्रयास करके मैं उसको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता हूं। जो एक कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे बच्चे, मेरे स्टाफ के लोग, मैं स्वयं, हम लोग 2-3 दिनों से चैन की नींद नहीं सोए हैं, और इतने बड़े कार्यक्रम को जो ऐतिहासिक आप लोगों ने बनाया है, यहाँ पहुंच करके मैं आप सभी लोगों का, मेरे जो जितने अतिथि हैं, मेरे जितने चीफ गेस्ट हैं, जो मेरी माताएं हैं बहुत संख्या में, आप सबको देख करके बिल्कुल इतना हर्ष हो रहा है कि जिसको मैं बता नहीं सकता। एक सूरदास की कविता है कि गूंगा एक मीठे फल को खा करके उसका व्याख्यान नहीं कर सकता है। एक बहुत मीठा आम जो है किसी गूंगे व्यक्ति को खिला दिया जाए, उसे पूछा जाए कि कितना मीठा है, कितना अच्छा लग रहा है, तो उसका बखान नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से आप सबकी उपस्थिति को देख करके, आप सबके सहयोग को देख करके, मेरे प्यारे बच्चों का जो है समर्पण देख करके मैं इतना हर्षित हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो उन तमाम अभिभावक बंधुओं का, उन तमाम माताओं बहनों का, उन तमाम प्यारे बच्चों का मैं इस मंच के माध्यम से आभार और प्यार और बहुत ढेर सारा अपने बच्चों का आशीर्वाद देते हुए इस विशाल ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने में जो भैया साउंड वाले, मेरे बड़े भाई प्रदीप वीडियो रिकॉर्डिंग वाले, और भैया रिंको जो आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं भंडारे की,
और तमाम लोगों का इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करते हुए मेरे गुरुजी राजेश सर जी, विनोद जी और सारे स्टाफ के लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सबका बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद और आप सबसे इसी प्रकार के सहयोग की, आप सबसे इसी प्रकार के प्यार की और हमेशा आप सबका जो सहयोग और प्यार मिला है मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा आगे भी मिलता रहेगा। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आपका सहयोग और प्यार इसी प्रकार से बना रहा, आपके बच्चे को हमेशा समाज में हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, रंगोली का क्षेत्र हो, गमला जो प्रकृति की सुरक्षा की जो है क्षेत्र हो, या फिर सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति के ध्यान में रखने की, या तो शिक्षा की बात हो, जो भी क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में उसको आगे रखूंगा, अपने पूरे स्टाफ के साथ हमेशा उसको आगे लेके चलूंगा। बहुत धन्यवाद, आभार।